मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय सिविल सर्विसेज टारगेट चैनल। जैसे कि आप लोगों को हमने पिछली क्लास में बताया था कि अब हम जो है सोलर सिस्टम पे पहुंच रहे हैं। हमारी जो क्लास है सोलर सिस्टम पर पहुंच गई है। तो अब हम सोलर सिस्टम में सन को आज पढ़ेंगे। और पिछली क्लास में हमने आपको यूनिवर्स जो है लगभग 3-4 क्लासेज में यूनिवर्स हमने आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया था। और आज हम सन को समझेंगे, यानी कि अब हम सन कैसे बना और उसके बाद इसका अंत कैसे होगा या कब होगा, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम सन को स्टार्ट करते हैं। सन के बारे में आप लोगों को पहले यह बना कैसे है और अंत कब कब होगा, इसका इसी के बारे में पहले जानकारी करेंगे। इसके बाद हम इसको सन को बीच में रखते हुए या केंद्र में रखते हुए सोलर सिस्टम को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले सन, सूर्य को सन जैसे कि सूर्य को द्रव्यमान के आधार पर हम पहले विभाजित करेंगे। तो जब द्रव्यमान या मास के आधार पर हम इसका विभाजन या डिवीजन करेंगे तो 3 प्रकार के सन बनते हैं। पहला है छोटा प्रोटोस्टार, मध्यम प्रोटोस्टार और उसके बाद विशाल प्रोटोस्टार। अब यहाँ पे छोटा, मध्यम और विशाल जो प्रोटोस्टार लिखा हुआ है, या आपको जो प्रोटोस्टार के बाद जो स्टार इसमें आपको समझ में आ रहा है, वो स्टार का मतलब क्या है, जो आप स्टार रात में देखते हैं यही स्टार हैं। अब इसको हम छोटा, मध्यम और बड़ा या विशाल के रूप में हम इसको डिवाइड करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे स्टार का मतलब यह है कि स्टार जितने भी आप देखते हैं ये सब सन ही हैं। सन कहने का मतलब जो हमारे सबसे करीब में स्टार है उसको हमने एक नाम दे दिया है, सन कह दिया है। बाकी वह क्या है, वह भी एक तारा ही है। और कौन सा तारा है, इन्हीं में से, इन्हीं तीनों में से छोटा, मध्यम या विशाल में से कोई एक तारा है। तो इसको हम समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं छोटा प्रोटोस्टार क्या होता है। छोटा प्रोटोस्टार जो होता है, द्रव्यमान इसका सीमित होता है, यानी जो इसका मास होता है वह बहुत लिमिटेड होता है। हाइड्रोजन भी इसकी सीमित होती है। निरंतर नाभिकीय संलयन की क्रिया से ऊर्जा का उत्पादन इसमें क्या होता है, होता रहता है और अधिक होता है। निरंतर जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी तो उससे इसमें जो ऊर्जा का उत्पादन है वह अधिक होगा। उसके बाद क्या होगा, ईंधन समाप्त हो जाएगा। अगर उत्पादन अधिक हो रहा है तो इसमें जो ईंधन होगा, जो संलयन के द्वारा इसमें ईंधन था जिसके वजह संलयन हो रहा था, तो वो ईंधन क्या होगा, समाप्त होगा। और जब समाप्त होगा तो यह वाइट डॉर्फ या उसके बाद ब्लैक डॉर्फ में बदल जाएगा। वाइट डॉर्फ और ब्लैक डॉर्फ का मतलब ये हुआ कि जो आपको रेड कलर का सन दिखाई पड़ता है या स्टार दिखाई पड़ता है, इसके बाद इसका जो रंग है वह क्या हो जाएगा, जब ईंधन समाप्त होगा इसमें तो इसका जो रंग है, वह कलर है, वो वाइट हो जाएगा, सफ़ेद। तो इसको हम कहते हैं सफ़ेद दानव या वाइट डॉर्फ। और सफ़ेद के बाद क्या हो जाएगा, या ब्लैक डॉर्फ यानी काला दानव। तो यहाँ तक ये छोटे प्रोटोस्टार की बात हो गई। अब हम इसको मध्यम प्रोटोस्टार, इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो मध्यम जो प्रोटोस्टार है या जो मीडियम प्रोटोस्टार है, द्रव्यमान इसका जो होता है मध्यम स्तर का होता है। यानी छोटा जो प्रोटोस्टार था उसमें तो द्रव्यमान था वो थोड़ा सा कम था, उसमें उत्पादन बहुत तेज़ी से हो रहा था नाभिकीय संलयन की क्रिया से। और उसके बाद क्या हुआ था कि वह सफ़ेद दानों और उसके बाद काले दानों में बदल गया था। लेकिन जो उसके बाद मध्यम प्रोटोस्टार है, इसमें द्रव्यमान मध्यम स्तर का होता है। यानी द्रव्यमान उससे, जो छोटा वाला था उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अधिक होता है। किंतु निरंतर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से एक समय के पश्चात, यानी कोई ऐसी एक सीमा तो होगी ही जिसके पश्चात उसका जो ईंधन है वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात लाल रक्त दानों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, लाल रक्त दानों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे जो मध्यम प्रोटोस्टार था उसमें क्या देखा कि इसमें थोड़ा सा द्रव्यमान ज़्यादा होता है, मगर एक समय के बाद इसमें ईंधन समाप्त हो जाएगा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा, और उसके बाद वो वाइट डॉर्फ फिर ब्लैक डॉर्फ में बदल जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था, रक्तदानव, यानी इसमें रक्तदान यानी लाल कलर के रूप में हो जाता है। यानी जैसे कि जब इसमें ईंधन समाप्त होगा तो ये तुरंत सफ़ेद और काला नहीं होगा, उसके पहले यह रक्तदानों के रूप में हो जाएगा, यानी लाल हो जाएगा एकदम से। जैसे कि सन आप देखते हैं तो पूरी तरह से लाल नहीं दिखता है आपको, हल्का लाल दिखता है। लेकिन जब इसमें मध्यम जो प्रोटोस्टार है, इसमें जब ईंधन समाप्त होगा तो ये पहले सबसे ज़्यादा लाल होगा, यानी कि गाढ़ा लाल हो जाएगा। उसके बाद ये सफ़ेद दानों, फिर उसके बाद काला दानों। इसके बाद हम देखते हैं कि विशाल प्रोटोस्टार क्या होता है। अब विशाल प्रोटोस्टार के बारे में देखते हैं। तो आप लोगों ने 3 चीज़ें इसमें देखी। सूर्य को हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया। पहला था
छोटा और इसके बाद मध्यम और इसके बाद हम देखते हैं इसमें अब विशाल प्रोटोस्टार। विशाल प्रोटोस्टार क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं। तो विशाल प्रोटोस्टार में क्या है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, ये तो इसके जो विस्फोट हुआ था उसके बाद जो सन के बनने की प्रक्रिया हम समझाएंगे, लेकिन पहले हम विशाल प्रोटोस्टार आपको बता देते हैं। सन का जो द्रव्यमान है विशाल प्रोटोस्टार में 1.4 ms से अधिक होगा इसमें। ms क्या होता है, चंद्रशेखर सीमा है। एक चंद्रशेखर सीमा एक मास की एक यूनिट होती है जिसे हम भूगोल में या ज्योग्राफी में यूज करते हैं। तो सूर्य का जो द्रव्यमान है वह 1.4 ms से अधिक होगा, तो ऐसी स्थिति में यह विशाल प्रोटोस्टार कहा जाएगा। चंद्रशेखर सीमा आप लोग समझ चुके हैं, 1.4 ms से इसमें अधिक होगा द्रव्यमान। अब विशाल जो प्रोटोस्टार है इसमें जो 1.4 ms से अधिक था, जो ईंधन था वो द्रव्यमान था इसका, तो इसमें क्या होगा, नाभिकीय संलयन जब होगा तो यह नाभिकीय संलयन के बाद इसका ईंधन क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, और कम होने के बाद यह क्या हो जाएगा, रेड जियांट स्टेज, यानी यह लाल रक्तदानों के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। जैसे कि हमने अभी मध्यम प्रोटोस्टार में आपको बताया था कि उसका ईंधन जब समाप्त हुआ था तो वह भी क्या हुआ था, लाल रक्तदानों बन गया था। इसी प्रकार यह जो विशाल प्रोटोस्टार है इसमें भी ईंधन जब समाप्त होगा तो यह रेड जियांट स्टेज यानी लाल रक्तदानों के रूप में परिवर्तित होगा। और इसके बाद इसमें एक सुपरनोवा विस्फोट होगा। जब यह लाल रक्तदानों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो इसमें एक विस्फोट हो जाएगा, और जब विस्फोट होगा तो इसका जो अवशिष्ट भाग है, विस्फोट होने के बाद जो इसके केंद्र का सेंटर का जो अवशिष्ट भाग है वह न्यूट्रॉन स्टार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार में ही जब संकुचन होता है, अत्यधिक संकुचन होता है, क्योंकि वह असीमित घनत्व वाला पिंड होता है, तो इसी को हम कहते हैं ब्लैक होल। इसे आप समझ के रखिएगा कि जब विशाल प्रोटोस्टार में नाभिकीय संलयन हुआ, उसमें ईंधन समाप्त हुआ, तो वह रेड जियांट स्टेज, उसके बाद सुपरनोवा विस्फोट हो गया उसमें, यानी कि यह सफ़ेद रक्तदानों और काला रक्तदानों नहीं बना, यह डायरेक्ट इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया लाल रक्तदानों बनने के बाद। और जो इसका अवशिष्ट भाग था उसी को हमने न्यूट्रॉन स्टार कहा, और न्यूट्रॉन स्टार ही संकुचित होकर के असीमित घनत्व वाला पिंड बन गया। यानी संकुचित होने के बाद कोई चीज़ को जब दबाई जाती है, उसको आपस में सिकोड़ा जाए एक जगह पर, तो उसका घनत्व बढ़ता जाता है, और इसी में असीमित घनत्व होने के कारण यह ब्लैक होल कहलाया। अब इसके बाद हम देखते हैं महाविस्फोट की घटना के पश्चात निर्मित होने वाले जो प्लाज्मा बादलों में निर्मित उप आणविक परमाणु। हमने आपको कल समझाया था कि जब महाविस्फोट की घटना हुई थी ब्रह्मांड में सबसे पहले, तो उसमें क्या हुआ था कि एनर्जी जो थी, एनर्जी पैकेट्स जो उसमें आकर के मिल रही थी, जब विस्फोट हुआ था तो एनर्जी परिवर्तित हो गई थी प्लाज्मा के रूप में, यानी उसकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वह प्लाज्मा के रूप में परिवर्तित हो गई थी और पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी प्लाज्मा बादलों में। और उसके बाद उसमें क्या बने थे, उप आणविक परमाणु बने थे, और इन्हीं से आगे चलकर हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण आरंभ हुआ था। तो इन हाइड्रोजन परमाणुओं में अत्यधिक तापमान होने के कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया आरंभ हो जाती है। अब नाभिकीय संलयन की क्रिया के अंतर्गत आसपास के निहारिका क्षेत्रों में उपस्थित हाइड्रोजन इस प्रक्रिया को संचालित करते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा है, जब विस्फोट हुआ तो प्लाज्मा के जो बादल हैं वो दूर दूर तक फैल गए। जैसे कुछ ये मान के चलिए, यहाँ पे अगर विस्फोट हुआ था तो ये इस प्रकार से कुछ फैल गए दूर दूर तक प्लाज्मा बादल, और जब प्लाज्मा बादल कुछ इस प्रकार से फैल गए तो उसी में क्या हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु बनना स्टार्ट हो गया। हाइड्रोजन क्या था, हमने आपको बताया था, जो पहले उप परमाणु थे उन्हीं से आगे चलकर हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण हुआ था इसी में जगह जगह पर। तो और इसी हाइड्रोजन परमाणुओं से तापमान, इसमें अत्यधिक तापमान होने के कारण नाभिकीय संलयन होगा। अब नाभिकीय संलयन होगा तो इसकी क्रिया के अंतर्गत आसपास के निहारिका क्षेत्रों में उपस्थित जो हाइड्रोजन है इस प्रक्रिया को संचालित करते हैं, और व्यापक निहारिकाओं में संलयन क्रिया एक साथ कई बिंदुओं पर शुरू होती है। जैसे कि अगर यह कोई छोटा प्लाज्मा बादल था तो यहाँ पे
एक जगह पर सनलाइन की क्रिया स्टार्ट हुई, सिर्फ इस छोटे से भाग पर। लेकिन अगर कोई बड़ा बादल है, जैसे ये वाला हमने आपको बताया, तो इसमें क्या होगा, कई जगह सनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। यानी यहाँ भी हो रही है सनलाइन प्रक्रिया, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है और यहाँ भी, यानी चारों जगह पर स्टार्ट हो रही। अब यहाँ पर फिगर में छोटा हमने आपको दिखाया है, लेकिन ये बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ था। तो दो जगह पर हमने आपको सनलाइन की प्रक्रिया हाइड्रोजन परमाणु के पास स्टार्ट होने को बताया। पहली चीज़, यहाँ पे जो छोटा बादल था वहाँ पे एक जगह पर स्टार्ट हुआ, और जो बड़ा बादल था वहाँ पे कई जगह पर सनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार से एक साथ ही कई सूर्यों का निर्माण आरंभ हो जाता है। जैसे कि ये जो सनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तो यह सनलाइन की प्रक्रिया होने के बाद यहीं पर सूर्य बनेगा। एक सूर्य ये बना, दूसरा फिर यहाँ पे ये बना, तीसरा ये, और इस प्रकार से लाखों असंख्यों सूर्य बनते हैं। और हर जो प्लाज्मा बादल थे सब में यही कार्य होता है। तो हमने बताया जो छोटा बादल था उसमें किसी एक स्थान पर केंद्रीकरण हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, किसी एक स्थान पर सनलाइन क्रिया स्टार्ट हुई। लेकिन जो बड़ा जो बादल था वहाँ पर क्या हुआ, कई जगहों पर सनलाइन की क्रिया स्टार्ट हुई और वहाँ पर कई सारे सूर्य बने। तो इस प्रकार से इन्हीं सूर्यों से युक्त मेखलाओं को गैलेक्सी कहते हैं। अब आपको हमने गैलेक्सी बताया, निहारिका क्या है, निहारिका इसी एक जो ये मेखला है पूरी, इसी मेखला को हमने कहा ये गैलेक्सी। यानी एक गैलेक्सी में बहुत सारे सूर्य पाए जाते हैं। और महाविस्फोट की घटना के पश्चात अंतरिक्ष में सभी ओर प्लाज्मा बादलों का विस्तार हो गया था। तो हमने बताया कि यहाँ पर जब विस्फोट हुआ तो सभी ओर प्लाज्मा बादल यहाँ पर क्या हो गए थे, इनका विस्तार हो गया था, जैसे कि आपने अभी ये फिगर में देखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जब विस्फोट हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ये बादल जो दिख रहे हैं यहाँ पर, इनका जो है निर्माण हुआ, फैलाव हो गया पूरे ब्रह्मांड में। तो इस प्रकार से निहारिका बनी थी। निहारिका यानी प्लाज्मा के बादल जिसमें हमारे सूर्य बन रहे हैं, और सूर्य ही जो है आगे चल के गैलेक्सी के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, बहुत सारे सूर्य मिलकर के। इन्हीं प्लाज्मा बादलों में आगे चलकर बहुत सी निहारिकाओं का निर्माण संपन्न हुआ। तो हमने आपको फिगर में बता दिया। इन निहारिकाओं में व्यापक निहारिका से गैलेक्सी, जो बड़ी निहारिका थी उसे क्या बना, गैलेक्सी बन गई। और जो छोटी निहारिका, जैसे बड़ी निहारिका है और ये कोई छोटी निहारिका है, तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे सूर्य बने तो ये गैलेक्सी बन गई। और जब कोई छोटी निहारिका थी तो इसमें सिर्फ एक सूर्य यानी स्वतंत्र सूर्य बना। ठीक, तो यहाँ पे जो सूर्य बना था इसके आसपास कुछ ग्रह उपग्रह वगैरह बन गए हर सूर्य के पास में, तो ये एक विशाल गैलेक्सी कहलाई। और यहाँ पर जो था, यहाँ पर सिर्फ एक स्वतंत्र सूर्य बना था, यानी ये क्या हुआ था, इसके आसपास कोई ग्रह वगैरह नहीं बने थे। तो इस प्रकार से छोटे और बड़े दो रूपों में हमने आपको गैलेक्सी के बनने की प्रक्रिया को समझाया और निहारिका आपने बनते हुए देखा। अब गैलेक्सी व्यापक निहारिकाओं से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित हुई है। इन गैलेक्सी में असंख्य सूर्यों का निर्माण होता है। आप समझ चुके हैं, गैलेक्सी के केंद्र में व्यापक संलयन प्रक्रिया चल रही होती है, वहीं केंद्र से बाहर के भागों में भी संलयन की प्रक्रिया के द्वारा सूर्यों का निर्माण भी हो रहा होता है। आप लोग ये समझ चुके हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये है, मान चलिए यहाँ पे विस्फोट हुआ था तो ये गैलेक्सी के रूप में क्या हो गए, ये एक गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी, और एक प्रकार से ये तीसरा प्लाज्मा बादल में तीसरी गैलेक्सी, ये चौथी गैलेक्सी। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ था, प्लाज्मा बादलों का विस्फोट एक प्रकार से प्रसार हो गया था पूरे ब्रह्मांड में। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सब गैलेक्सी सिर्फ एक साइज में बनी थी, कोई छोटी बादल, यहाँ पे कोई छोटा बादल था, यहाँ पे कोई इतना छोटा, कोई बहुत बड़ा बादल। तो इस प्रकार से अलग अलग बादलों में अलग अलग उस जो निहारिकाएँ हैं उनमें सूर्यों का निर्माण हुआ था। कहीं पर गैलेक्सी विशाल बनी थी तो कहीं पर स्वतंत्र सूर्यों का निर्माण हुआ था। तो अब हम आगे चलते हैं। प्लाज्मा बादल से आपने क्या देखा, प्लाज्मा बादल के बाद उप आणविक कण बनते हैं इसमें, जिसके बाद परमाणु बनता है जो पहले हाइड्रोजन बना था। उसके बाद उसमें निहारिका में छोटी और मध्यम विस्तार वाली निहारिका बनी थी, उसमें स्वतंत्र सूर्य बने थे। यानी जो छोटी और मध्यम विस्तार वाली निहारिका छोटी निहारिका थी, जैसे कि यहाँ पे जो छोटी निहारिका थी इसमें स्वतंत्र एक फ्री सन बना था। और जो व्यापक निहारिका, जो बड़ी वाली निहारिका थी, उसमें क्या हुआ था कि गैलेक्सी के केंद्र में सूर्य था और गैलेक्सी के बाहर भागों में संलयन कारण असंख्य सूर्य का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे एक सूर्य, उसके बाद यहाँ पे असंख्य सूर्यों का निर्माण हो गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई सारे सूर्य बने थे जो व्यापक गैलेक्सी थी, और जो छोटी गैलेक्सी थी निहारिका थी उसमें क्या हुआ था, एक स्वतंत्र सूर्य जो है बना था। अब इसके बाद हम देखते हैं, इस प्रकार से अंततः गैलेक्सी निर्मित होती है। गैलेक्सी अपने बनते हुए देख लिया।
गैलेक्सी निरंतर परिवर्तनशील है, जिसमें गैलेक्सी को पदार्थ सूर्य एवं हाइड्रोजन से मिलते हैं। अब हमने क्या बताया, गैलेक्सी निरंतर परिवर्तनशील है। गैलेक्सी जो होती है, यहाँ पे जो आप गैलेक्सी देख रहे हैं, यह निरंतर परिवर्तनशील है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यह इतनी बड़ी ही रहेगी, यह बढ़ भी सकती है और यह संकुचित भी हो सकती है। अगर कोई बड़ी है तो वह संकुचित भी हो सकती है। इसका मतलब यह क्या है, परिवर्तनशील है। तो हमारे ब्रह्मांड में असंख्यों गैलेक्सी पाई जाती हैं और इन्हीं गैलेक्सी में निरंतर सूर्यों का निर्माण होता रहता है। तो इस प्रकार से यह जो क्रिया है, जो बनने की प्रक्रिया है, प्लाज्मा बादलों में जो गैलेक्सी बन रही है निरंतर बनती रहती है और निरंतर सूर्यों का जो है बनना ये चलता रहता है। और इसके बाद सूर्यों का समाप्त होना, समाप्त हमने कैसे बताया था कि पहले क्या होता है, जो छोटे प्रोटोस्टार थे उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा जब ईंधन समाप्त हुआ तो वो क्या बन गए थे, काले दानों बन गए थे। हमने आपको बताया सफ़ेद दानों, उसके बाद काले दानों, उसके बाद हमने मध्यम प्रोटोस्टार बताया था। उसके यानी जो स्टार हम नाम ले रहे हैं इसका मतलब क्या था, ये सूर्य ही हैं सब। तो कैसे समाप्त हो रहे हैं, छोटा प्रोटोस्टार पहले सफ़ेद दानों फिर काला दानों, उसके बाद जो मध्यम प्रोटोस्टार हमने आपको समझाया तो उसमें पहले रेड जाइंट यानी पहले वह रक्त दानों बना, फिर सफ़ेद दानों बना, फिर जो है काला दानों बना। और जब हमने विशाल प्रोटोस्टार आपको बताया था तो विशाल प्रोटोस्टार में हमने आपको बताया था कि वह पहले क्या बना, रक्तदानों बना, उसके बाद उसमें महाविस्फोट हो गया था। तो महाविस्फोट होने के बाद उसमें जो अवशिष्ट भाग था उसे हमने क्या कहा था, न्यूट्रॉन स्टार कहा था। न्यूट्रॉन के बाद संकुचन हुआ था उसमें, तो उसमें उसका घनत्व बढ़ने का हमने उसको ब्लैक होल कहा था। तो इस प्रकार से सूर्य बनते हैं और बिगड़ते हैं, ये आपने देख लिया। तो छोटा प्रोटोस्टार, मध्यम प्रोटोस्टार और विशाल प्रोटोस्टार। तो अब हम विशाल प्रोटोस्टार के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो ऐसे सभी सूर्य जिनका द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक होता है विशाल प्रोटोस्टार कहलाते हैं। 1.4 ms हमने आपको बताया चंद्रशेखर सीमा है द्रव्यमान के लिए, एक यूनिट यूज की जाती है भूगोल में, जियोग्राफी में। इनमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के निरंतर होने के कारण एक समय के पश्चात क्या होता है कि इनमें ईंधन समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात इतने बड़े सूर्यों के आंतरिक परतों में होने वाले नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले ऊर्जा के प्रभाव से इसके जो बाह्य परतों का निरंतर विस्तार होता है। विस्तार की अवस्था को रक्तदानों की अवस्था कहते हैं। हमने आपको बताया था रक्तदानों यानी रेड जाइंट स्टेज में पहुंच जाता है। क्योंकि इस प्रकार के सूर्य का द्रव्यमान अत्यधिक होता है, जिसके कारण रेड जाइंट अवस्था की अंतिम चरण में इसके केंद्रीय भाग में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मैंने आपको बताया था कि रेड जाइंट के बाद क्या होता है, जो विशाल प्रोटोस्टार है वह विस्फोट हो जाता है उसमें, यानी वह जो है एक प्रकार से विस्फोट हो जाता है। उसके बाद होने वाले इस विस्फोट से कई दिनों तक प्रकाश और रेडियो एक्टिव विकिरण होता रहता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं और इसी को हम कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। इस वर्ड को आप बार बार आपको मिलेगा, अगर एग्जाम में हो सकता है ये पूछा जाए। तो इस प्रकार इसको आप समझ के रखिएगा कि सुपरनोवा जो विस्फोट है वह विशाल प्रोटोस्टार में होता है और जब वह रक्तदानों की स्थिति में पहुंच जाता है उसके बाद उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। इस प्रकार सूर्य के अधिकांश द्रव्यमान का क्षय होता जाता है। शेष बचे अवशिष्ट भाग को न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। इस न्यूट्रॉन स्टार में जब रुक रुक कर रेडियो तरंगों का विकिरण होता है तब इसे हम पल्सर कहते हैं। रेडियो तरंगों के विकिरण के रुकने के पश्चात इस न्यूट्रॉन स्टार में संकुचन की क्रिया आरंभ होती है। अंततः यह अवशिष्ट भाग असीमित घनत्व वाले पिंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है। इस निर्मित होने वाले पिंड को ही हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल आपने समझ लिया, जब विशाल प्रोटोस्टार का अंत होता है तो उसी से ब्लैक होल का निर्माण होता है। चूंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक होता है, अतः यह दूसरे सूर्यों के प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। इसके साथ ही यह अंतरिक्ष के स्थान एवं समय संबंधी प्रारूप को भी परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ पे समय और स्थान के जो संबंधी प्रारूप हैं उनको परिवर्तित कर देने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर यह कहा जाता है कि ना कोई समय होता है ना कोई स्थान होता है जहाँ पर ब्लैक होल पाया जाता है, क्योंकि ब्लैक होल में जो भी चीज़ जाती है सब उसमें समा जाती है, सबको वह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ तक कि अगर प्रकाश भी वहाँ पहुँचता है तो उसको भी वह अपनी ओर खींच लेता है, इतना उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार स्थान एवं समय अंतर संबंधित है। अब आइंस्टीन क्या कहते हैं कि आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसके अनुसार स्थान और समय अंतर संबंधित हैं एवं अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग समय होता है। ब्रह्मांड में समय निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। किसी भी स्थान पर समय की गति एवं इसका प्रभाव इस तथ्य से निर्धारित होता है कि संबंधित जो पिंड किस वेग से गति कर रहा है।
यदि पिंड का वेग प्रकाश के वेग से के समान है तो ऐसे पिंड के लिए समय स्थिर होता है। इसके साथ ही आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत में चूंकि यह कहा गया कि स्थान और समय अंतर संबंधित हैं और यदि स्थान में गति हो सकती है तो निश्चित रूप से समय में भी गति हो सकती है। हम समय में गति करते हैं किंतु महसूस नहीं कर पाते। जैसे पृथ्वी से 500 प्रकाश वर्ष दूर, आप जैसे देखिए कि पृथ्वी क्या है, हमसे 500 प्रकाश वर्ष दूर अवस्थित किसी पिंड से आने वाले प्रकाश किरणों के द्वारा उस पिंड का जो स्वरूप वर्तमान में दिखाई देता है, दरअसल वह क्या है, वह उस पिंड के 500 वर्ष पुराने स्वरूप को प्रदर्शित करता है। यानी कहने का मतलब, अगर सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो ऊर्जा है हमारे पास 8 मिनट में 8 सेकंड में पहुंचती है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा थी, सूर्य से जो निकली हुई ऊर्जा थी, वह मूल रूप में जो थी वह हमें कब दिखी, वह हमें दिखी है 8 मिनट के बाद। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी से कोई चीज़ 500 प्रकाश वर्ष दूर है तो इसका मतलब क्या है कि वह जो है उस पिंड का जो स्वरूप वर्तमान में दिखाई देता है, दरअसल वह उस पिंड के 500 वर्ष पुराने स्वरूप को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार अलग अलग स्थानों के लिए समय भी अलग अलग होता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग के पश्चात ही समय और स्थान की संकल्पना का प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये मौखिक रूप से थोड़ा सा समझा दिया और इसमें बहुत ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी है थोड़ा बहुत वह आपको ओरली समझ में आ चुका होगा और इतना गहराई से यहाँ पर पूछेगा भी नहीं। फ़िलहाल ये सिलेबस का पार्ट है और हमारे जो है क्लास में इसके बिना हम सौरमंडल को नहीं स्टार्ट कर सकते थे, सूर्यकांत और सूर्य का जन्म कैसे होता है। तो अब हम सौरमंडल स्टार्ट कर देंगे, यानी सोलर सिस्टम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सोलर सिस्टम ही एक ऐसा पार्ट होगा जिससे जो क्वेश्चंस हैं, जो वनडे एग्जाम्स में हैं, उनमें जो क्वेश्चंस पुटअप करने की जो संभावना होती है वह बढ़ जाती है। तो अब यहाँ से सोलर सिस्टम से मेन टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में।